नमस्कार। अल्फ्रेड मार्शल के प्रमुख आर्थिक विचारों पर हम यह इसका पार्ट 2 प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम मार्शल के प्रमुख आर्थिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं और इनके प्रमुख आर्थिक विचार यदि हम देखें तो इनकी पुस्तकों और इनके लेखों में जो कुछ हमें मिलता है उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत व्यापक और विस्तृत रूप से अर्थशास्त्र के विचारों को इन्होंने व्यक्त किया। उस काल में परंपरावादी शाखा के अनेक आलोचक हो गए थे। अनेक प्रकार की विचारधाराएं जन्म ले चुकी थीं, जिनमें राष्ट्रवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, इतिहासवादी विचारधारा, गणितवादी विचारधारा, ऑस्ट्रियन विचारधारा, ये अनेक शाखाएं पनप चुकी थीं और ये सब मिलकर परंपरावादी अर्थशास्त्र की अनेक आलोचनाएं कर रही थी, जिससे मार्शल को इन विचारों का जवाब देना और परंपरावादी विचारों को नई प्रकार से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए जब मार्शल ने नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की स्थापना की, तब लोगों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि यह तो नई बोतल में पुरानी शराब को भर देना जैसा है, क्योंकि मार्शल ने परंपरावादी विचारों को ही नवीन रूप से प्रस्तुत किया, उन्हें विकसित किया, उनकी नई परिभाषाएं व्यक्त की, उनके नए एक्सप्लेनेशंस उन्होंने व्यक्त किए, जिसके कारण पुनर्स्थापना संभव हो सकी। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा, अध्ययन प्रणाली और आर्थिक नियमों पर मार्शल ने किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए और किस तरह से उन्होंने परंपरावादी अर्थशास्त्र को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है, ये हम देखते हैं। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा धन पर अत्यधिक बल दिया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि बाद के अनेक विचारकों ने इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की निंदा करना आरंभ कर दिया। तब मार्शल ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए अर्थशास्त्र के मानवीय पक्ष पर जोर दिया और कहा कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य धन नहीं है, अपितु धन तो साधन मात्र है, साध्य तो मानव कल्याण है। उन्होंने अर्थशास्त्र को दैनिक जीवन में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन बताया। मार्शल ने अर्थशास्त्र को इन शब्दों में परिभाषित किया: अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात का पता लगाता है कि वह किस प्रकार आय प्राप्त करे और किस प्रकार इसका व्यय करे। इस प्रकार एक ओर तो धन का अध्ययन है और दूसरी ओर एक अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन मनुष्य का है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में धन के अलावा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया।
उन्होंने परिभाषा में संशोधन करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उनके उपभोग से है। दूसरी ओर, जब अध्ययन प्रणाली की बात आई तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग किया था। उनके सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित थे कि मनुष्य का व्यवहार सभी स्थानों और सभी समयों पर एक सा रहता है। इतिहासवादियों ने निगमन प्रणाली को त्याग कर आगमन प्रणाली के द्वारा आर्थिक नियम बनाने की कोशिश की। मार्शल ने बताया कि दोनों ही प्रणालियां एक दूसरे की पूरक और सहयोगी हैं। इनमें कोई विरोध नहीं है। आगमन और निगमन प्रणाली दोनों ही आर्थिक अध्ययन के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितना कि चलने के लिए बाएं और दाएं दोनों पैरों की। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन दोनों प्रणाली के प्रयोगों पर बल दिया। मार्शल के आर्थिक नियमों की जो परिभाषा थी उसको उन्होंने विस्तृत रूप से व्यक्त किया। आर्थिक नियम अथवा आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन का आशय आचरण की उपशाखाओं से संबंधित सामाजिक नियमों से हैं, जिनकी मनोवृत्तियों की शक्ति को मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इस प्रकार मार्शल ने आर्थिक नियमों को सामाजिक नियम बताया। ये मानव प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। इनका संबंध मनुष्य की उन क्रियाओं से है जिन्हें मुद्रा रूपी मानदंड से मापा जा सकता है। अर्थशास्त्र में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना कर सकें। अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना तो गुरुत्वाकर्षण के सरल एवं निश्चित नियम की बजाय ज्वार भाटे के नियम से की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने आर्थिक नियमों की अनिश्चितता का कारण अर्थशास्त्र का एक सामाजिक शास्त्र होना बताया है। मार्शल का दूसरा और बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का यह सिद्धांत उनकी अपने आर्थिक विचारों की बड़ी विशेषता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर ही यूनानी भाषा का नेचुरा नॉन फेसेट सेल्टम लिखा, जिसका अर्थ है प्रकृति छलांग नहीं लगाकर धीरे धीरे पगों द्वारा चलती है। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक जगत में मनुष्य की विभिन्न क्रियाएं परस्पर निरंतरता के सूत्र से जुड़ी हुई होती हैं। उनका मत था कि आधुनिक विचारों का प्रादुर्भाव पुराने विचारों के कारण ही संभव हो सका है। अतः वे एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक क्षेत्र में निरंतरता सिद्धांत के अनेक उदाहरण दिए, जैसे वस्तु के सामान्य मूल्य एवं बाजार मूल्य में निरंतरता होती है। 1 घंटे के समय के आधार पर कोई सामान्य मूल्य बाजार मूल्य हो तो वही मूल्य 1 वर्ष के समय में बाजार मूल्य हो जाता है। इस प्रकार समय जो है वह
निरंतर चलता रहता है। मार्शल के उपभोग संबंधी विचार बहुत व्यापक हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपना पूरा ध्यान उत्पादन और वितरण पर दिया। उनमें से भी वे अधिकांश समय उत्पादन पर ही बात करते रहे। वितरण की बात आते ही वे उसकी समस्याओं में उलझ गए और उपभोग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। गणितीय संप्रदाय व ऑस्ट्रियन संप्रदाय के कुछ विचारकों ने अपने अध्ययन का केंद्र सीमांत उपयोगिता व उपभोग को बनाया। इसे एक व्यापक एवं ठोस सिद्धांत का रूप वे भी नहीं दे पाए और मार्शल ने दोनों ही प्रकार के विचारकों की इस कमी को दूर करने का प्रयास किया। मार्शल ने सबसे पहले बताया कि उपभोग का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत उपभोग ही है। अर्थात समस्त आर्थिक क्रियाएं उपभोग से जन्म लेती हैं और उपभोग पर ही समाप्त हो जाती हैं। आवश्यकताओं पर उन्होंने अपने व्यापक विचार व्यक्त किए और उपभोग जहाँ से जन्म लेता है वे आवश्यकताएं ही होती हैं। मार्शल ने प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता बताया और आवश्यकताओं को अनिवार्यताओं, सुविधाओं और विलासिताओं के 3 भागों में विभक्त कर दिया। किंतु यह विभाजन निरपेक्ष नहीं होकर सापेक्ष है, क्योंकि यह समय और स्थान के आधार पर बदल सकता है। आवश्यकताओं के अनेक लक्षण बताए और बताया कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, आवश्यकताएं पूरक होती हैं, प्रतिस्पर्धी होती हैं, वैकल्पिक होती हैं। सभी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न तीव्रता की होती हैं। ये आवर्ती प्रकृति की होती हैं और किसी विशेष समय में एक ही आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। इस प्रकार आवश्यकताओं को संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग बतलाया। उपभोग के व्यवहार में उपयोगिता के सिद्धांत और उपयोगिता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मार्शल को ही जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापनीय बताया और उन्होंने माना कि उसे मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है, अर्थात उपयोगिता के माप के संख्यावाचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और इस प्रकार से उपभोक्ता के व्यवहार में अनेक प्रकार का अध्ययन करके उपभोग के नियमों की स्थापना की। हालांकि उपभोग के नियम H. गोसेन के द्वारा भी दिए जा चुके थे, किंतु ये नियम उतने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से नहीं दिए गए थे। इन्हें अर्थात उपभोग के या सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता के नियमों को व्यक्त करने के लिए, इनकी अच्छी व्याख्या करने के लिए मार्शल को ही हम श्रेय देते हैं। मार्शल के शब्दों में एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ मिलता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ यह घट जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम वस्तु की
अधिक इकाइयों का उपभोग करते रहेंगे, धीरे धीरे उन इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती रहेगी। और यदि हम शून्य सीमांत उपयोगिता के पश्चात भी उपभोग जारी रखेंगे तो उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने से कुल उपयोगिता में क्रमशः कमी होने लगती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो कि सर्वप्रथम गोसेन ने दिया था, किंतु इसकी क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय मार्शल को ही जाता है। मार्शल के अनुसार यदि मनुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार विभाजित करेगा कि उसे प्रत्येक प्रयोग में मिलने वाली उपयोगिता लगभग समान हो जाए। इस प्रकार उनका यह सूत्र बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड should be equal to all the goods taken by the consumer, and that comes to equal to marginal utility of n commodities. इस प्रकार सभी जितनी वस्तुएं उपभोक्ता के द्वारा ली गई हैं उन सब की सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाएं। मार्शल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत उपभोक्ता की बचत है। उपभोक्ता की बचत की यह अवधारणा हालांकि सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट के द्वारा दी गई थी, किंतु इसकी वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्याख्या मार्शल ने की। उन्होंने परिभाषित किया कि किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत वस्तु के लिए देने को तैयार रहता है और जो कीमत वास्तव में देता है, उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत अनेक महत्वपूर्ण नियमों और नीतियों में काम में आने लगा। मार्शल के मांग का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। उन्होंने वस्तु की मांग को उसकी कीमत का फलन माना, उसे सीमांत उपयोगिता के साथ संबद्ध किया। उन्होंने बताया कि वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र ही वस्तु का मांग वक्र होता है, क्योंकि मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता एवं कीमत दोनों बराबर होती है। मार्शल ने मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार का अंतर बताया। इसी प्रकार मांग में संकुचन और मांग में कमी का भी अंतर उन्होंने व्यक्त किया। वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच उन्होंने ऋणात्मक संबंध की स्थापना की। मांग की कीमत लोच या मूल्य सापेक्षता का विचार मार्शल की महत्वपूर्ण देन में से एक है। मांग की लोच को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब कीमत में एक दी हुई कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा कीमत में दी गई वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी होती है। इस प्रकार मांग की लोच को 5 भागों में विभक्त किया है। पूर्णतया लोचदार मांग,
पूर्णतया बेलोचदार मांग। लोचदार मांग अधिक लोचदार मांग और बेलोचदार मांग। इस प्रकार जब मांग की लोच इकाई के बराबर है तो लोचदार मांग होगी। जब मांग की लोच इकाई से अधिक है, ई ग्रेटर देन 1 है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और ई लेस देन 1 होने पर मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार उपभोग को व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। अब हम मार्शल के उत्पादन संबंधी विचारों को पढ़ते हैं। मार्शल के उत्पादन संबंधी विचारों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला उत्पादन और उत्पत्ति के साधनों को लेकर है। मार्शल के लिए उत्पादन की परिभाषा काफ़ी अलग है। उन्होंने उपयोगिता के सृजन को उत्पादन माना, किंतु उनका कहना है कि मनुष्य भौतिक वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकता। वह मानसिक और नैतिक क्षेत्र में नए नए विचारों को जन्म भले ही दे दे, परंतु भौतिक वस्तुओं के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उनमें उपयोगिता का ही सृजन करता है, अर्थात वह उत्पादन को उपयोगिता का सृजन मानते थे। बाद में उन्होंने इसे और विकसित करके यह कहा कि विनिमय मूल्य का सृजन करना ही उत्पादन है। उत्पादन के नियमों की व्याख्या करते हुए उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम को क्रियाशील बताया और उसकी व्याख्या करते हुए बताया कि अल्पकाल में जब उत्पत्ति के साधन संयोग में एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो अंततः कुल उत्पादन में गिरती हुई दर से वृद्धि होने लगती है। उन्हीं के शब्दों में यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो भूमि पर उपयोग की जाने वाली पूंजी एवं श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यतया एक सीमा के पश्चात अनुपात से कम वृद्धि होती है। इसके पश्चात उन्होंने प्रतिस्थापन का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार उत्पादक का लक्ष्य उत्पादन का अधिकतमीकरण या लाभ का अधिकतमीकरण होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अनुकूलतम संयोग प्राप्त करना चाहता है। इस अनुकूलतम संयोग के लिए वह कम उत्पादक साधनों के स्थान पर अधिक उत्पादन साधन और महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों को प्रतिस्थापित करता है और इस प्रकार प्रतिस्थापन के नियम का पालन करता है। श्रम विभाजन के विचार में वे एडम स्मिथ के समर्थक हैं। मार्शल ने बताया कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि एवं उनके बाजार में विस्तार से श्रम विभाजन का जन्म हुआ है और श्रम विभाजन तथा मशीनीकरण में धनात्मक और प्रत्यक्ष संबंध उन्होंने स्थापित किया। जनसंख्या मूल रूप से श्रम की पूर्ति का साधन है। मार्शल ने
माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का ही सामान्यतया समर्थन किया है। उन्होंने स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त जनसंख्या को ही किसी देश का सबसे बड़ा धन बतलाया है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास में उसी से सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद मार्शल के विनिमय संबंधी विचार, जिन्हें हम जो काफ़ी व्यापक है और जिन्हें हम अनेक भागों में विभक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम लागत संबंधी अवधारणाएं। उन्होंने वास्तविक लागत, अल्पकालीन और दीर्घकालीन मौद्रिक लागतों की बात की। उन्हीं के शब्दों में किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाले श्रम के अलावा उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए आवश्यक त्याग एवं प्रतीक्षा सभी मिलकर उस वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते हैं। मूल्य का सामान्य सिद्धांत देते हुए जहाँ मार्शल का समन्वयवादी विचार रहा, उन्होंने परस्पर विरोधी विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया और यह बतलाया कि मूल्य का श्रम सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। मूल्य निर्धारण के लिए वे अकेले पूर्ति को उत्तरदायी नहीं मानते थे और न ही अकेले कीमत को, बल्कि कीमत निर्धारण के लिए दोनों सिद्धांतों को उन्होंने एक पक्षीय एवं अधूरा बताया और यह माना कि मूल्य एक मेहराब के बीच पत्थर की भांति होता है, जो कि दोनों ओर के प्रभावपूर्ण दबाव अर्थात एक ओर मांग तथा दूसरी ओर पूर्ति की शक्तियों द्वारा साम्य बनाता है। मूल्य निर्धारण की तुलना कैंची के दो फलकों के की है। जिस प्रकार कागज के टुकड़े को कैंची के दोनों फलक मिलकर काटते हैं, उसी प्रकार कीमत का निर्धारण भी मांग और पूर्ति की दोनों की ही शक्तियाँ निर्धारित करती हैं। मूल्य निर्धारण में मार्शल की सबसे बड़ी देन समय तत्व का जोड़ना है। मार्शल ने मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका को व्यक्त किया। वस्तु के मूल्य पर पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है यदि कम समय है। जैसे जैसे समय की अवधि अधिक होती जाएगी, वैसे वैसे उत्पादन लागत का प्रभाव मूल्य पर बढ़ता जाएगा और तब मांग अधिक प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार समय तत्व की महत्ता के आधार पर 4 भागों में बांट दिया: अल्पकाल, अति अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। मूल्य को उन्होंने 2 भागों में व्यक्त किया: बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। मार्शल के अनुसार अति अल्पकाल में मांग और पूर्ति के अस्थायी साम्य बिंदु पर जो कीमत निर्धारित होती है उसे बाजार मूल्य कहते हैं। यह वास्तविक रूप में प्रचलित मूल्य होता है। सामान्य मूल्य मांग व पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा दीर्घकाल में प्राप्त मूल्य होता है। प्रतिनिधि फर्म का नया विचार मार्शल के द्वारा ही
प्रस्तुत किया गया। उन्होंने प्रतिनिधि फर्म को संपूर्ण उद्योग का नेतृत्व करने वाली फर्म बताया। उनके अनुसार प्रतिनिधि फर्म का आकार वन में प्रतिनिधि वृक्ष के आकार के समान रहता है। ये अनुभवी फर्म होती है। ये ना तो नई और ना बहुत पुरानी फर्में होती हैं। फर्मों का साम्य निर्धारण करते समय मार्शल ने प्रतिस्पर्धी बाजार तथा एकाधिकारी बाजार में मूल्य निर्धारण की व्याख्या की। एकाधिकारी मूल्य निर्धारित करते समय वस्तु की मांग की लोच और उत्पत्ति की नियम, इनको महत्वपूर्ण बताया गया। इस प्रकार अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म की लागतें जो हैं वे अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती हैं और दीर्घकाल में उन्हें तब भी असामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। मार्शल के वितरण संबंधी विचारों में राष्ट्रीय आय का वितरण वैज्ञानिक और संगठित रूप से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में लिखा, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम एवं पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सबके शुद्ध योग को राष्ट्रीय लाभांश अथवा देश की शुद्ध वार्षिक आय कहते हैं। मार्शल लगान के संबंध में रिकार्डो के लगान सिद्धांत से सहमत थे और उन्होंने लगान की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भूमि की पूर्ति की सीमितता को ही माना। मजदूरी के विषय में उनका विचार था कि वे कभी जीवन स्तर की बात करते और कभी सीमांत उत्पत्ति की। इस प्रकार वे अंत तक मजदूरी के किसी निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर पाए। ब्याज के संदर्भ में पूंजी के प्रयोग के बदले में जो मूल्य दिया जाता है उसे उन्होंने ब्याज के रूप में परिभाषित किया। पूंजी पर ब्याज मांग एवं पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होता है। पूंजी की मांग इसके प्रयोग से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ पर निर्भर करती है। मार्शल ने सकल ब्याज एवं शुद्ध ब्याज के मध्य भी अंतर को स्पष्ट किया और बताया कि शुद्ध ब्याज सकल ब्याज का ही एक भाग होता है। लाभ के संबंध में मार्शल ने कोई मौलिक विचार प्रस्तुत नहीं किए, क्योंकि वे पूंजीपति एवं उद्यमी में कोई भेद नहीं मानते थे। अतः वे लाभ को पूंजी पर प्राप्त हुए ब्याज के समक्ष ही मानते थे। लाभ को प्रबंध की आय ही माना गया है। मार्शल के मौद्रिक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अपनी पुस्तक मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स में मुद्रा संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने माना कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। मुद्रा मूल्य का सिद्धांत व्यक्त किया और मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने कैम्ब्रिज समीकरण या नकद शेष समीकरण को व्यक्त किया। M = KY + K'
इसको उन्होंने व्यक्त किया। मुद्रा मूल्य का माप करने के लिए उन्होंने मुद्रा मूल्य में परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांक की श्रृंखला आधार रीति को प्रारंभ किया। श्रृंखला मूल्यानुपात बराबर आलोच्य वर्ष का मूल्य अपॉन पिछले वर्ष का मूल्य। मुद्रा के बाह्य मूल्य का माप करने के लिए उन्होंने क्रय शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया तथा मिश्रित धातुमान के संबंध में उन्होंने द्विधातुमान के दोषों को दूर करने का सुझाव दिया। मार्शल के आर्थिक विकास संबंधी विचारों में हम पाते हैं कि वे आर्थिक विकास को एक धीमी किंतु सतत प्रक्रिया मानते हैं। विकास उनके लिए एक समन्वित और संचयी प्रक्रिया है। बाह्य मितव्ययिताएं ही आर्थिक विकास का मूल स्रोत होती हैं। बाह्य मितव्ययिताओं के माध्यम से ही आर्थिक विकास तेजी से हो सकता है। इस प्रकार मार्शल अर्थशास्त्र के इतिहास में काफ़ी ऊंचा स्थान रखते हैं। उनकी गणना एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस आदि की परंपरा में की जाती है। उनके शिष्य पीगू, चैपमैन, केन्स, हिक्स आदि ने यूरोप तथा अमेरिका में विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनकर उनके विचारों को फैलाया है। इस प्रकार मार्शल के अध्ययन के बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन अधूरा है। धन्यवाद।